उसमें देखें, सबसे पहले तो हम एटम के बारे में जो है स्टडी कर लेते हैं। एटम के बहुत सारे शेल्स होते हैं और उसके सेंटर के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, इसका नाम होता है न्यूक्लियस। जानते हैं आप, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने ऑर्बिट में जो घूमता है, जिस पाथ में अपनी मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, हर एनर्जी लेवल पे, हर एनर्जी की नहीं है, अगर हम उस पाथ को ट्रेस कर दें तो इस तरह के सर्कुलर पाथ बनते हैं, जिनके मैंने छोटे छोटे से हिस्से यहाँ पे जो है बना के रखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है न्यूक्लियस सबसे करीब, उसके बाद ही सेकंड, उसके बाद ही थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब हमारे पास होता कुछ इस तरह से था। अगर हम इस एटम के स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझना चाहें तो बेटा हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, उसके पोस्टुलेट्स आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपने जो है केमिस्ट्री में पढ़े ना। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी ग्राउंड स्टेट में है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। नो रेडिएशन, no radiation of energy by electron in ground state। लेकिन अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे उसके मतलब ऐसे वो फर्स्ट ऑर्बिट पे है, अगर हम उसको उसके सेकंड ऑर्बिट पे ले जाना चाहते हैं तो हमें उस दोनों शेल्स के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कहने का मकसद कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है 10 जूल्स, यहाँ पे है 15 जूल्स, तो बीच का डिफरेंस कितने का आया? 5 का आया। तो मुझे 10 तो देनी ही पड़ेगी, 10 तो उसके पास है, मुझे उसका 5 देना पड़ेगा, ताकि जब वो 5 एक्सेप्ट करेगा तो वो अपने आप को यहाँ से उठा के यहाँ फेंक देगा। आ रही है बात समझ में? तो सेकेंड पोस्टुलेट जो था वो ये था, व्हेन वी प्रोवाइड energy in terms of photon equal to the energy difference between orbits, then electron will jump from ground state to excited state। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ के बजाय यहाँ पाया जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो ये एक्साइटेड हो जाती है, यहाँ पे होता तो ये एक्साइटेड हो जाती है, एंड सो ऑन। तो ग्राउंड स्टेट जरूरी नहीं है पहले ही ऑर्बिट हो, नहीं, हर इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे पहले रहता था, जहाँ पे वो स्टेबली मूव कर सकता है, उसको हम उसका ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पे चला गया, एक्साइटेड पे उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है, तो अब उसे वापस भी लाना पड़ेगा। तो वो खुद अपने आप को स्टेबलाइज करने की नहीं, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी का एनर्जी डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज करता है, वापस आ जाता है। यानी कि आफ्टर एक्सपोनेंशियल -8 सेकेंड, ये वो टाइम है जितना टाइम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से नीचे गिरता है। आफ्टर this time the electron releases energy equal to the energy difference between orbits and jumps back टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है बेटा, ये इस तरह से हो रहा होता है। तो ये 3 पोस्टुलेट थे जो हमारे बोहर थ्योरी ने बताए थे। चौथा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में जाता है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में जो है मूव करता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन will revolve only in those orbits
where its angular momentum is NH अपॉन 2 पाई, और इस H अपॉन 2 पाई को हम अक्सर फिजिक्स में H कट भी लिख देते हैं। अब ये जो है एंगुलर मोमेंटम है किसी इलेक्ट्रॉन का, लेकिन फिजिक्स में तो हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr के। तो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? आए ज़रा मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हमारे पास ये सब हम समझेंगे बारी बारी। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, और पार्टिकल जब बहुत स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो वो वेव बनाता है। ये हमें किसने बताया था? ये हमें बताया था डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस ने। अब डी ब्रोगलीस का जो हाइपोथेसिस था, उसने कहा था कि भाई जब भी कोई मैटर मूव करता है उस मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, जिसका फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये फॉर्मूला था बेटा, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस कंसिडर कर लूँ और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। जब ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो असल में हमें दिखता है कि ये रिवॉल्व कर रहा है इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर पाथ, लेकिन असल में एक वेव बना रहा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में इस वजह से है कि देखिए जहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रफ आ रहा है, वहीं पे इसके एंडिंग पॉइंट पे ट्रफ आ रहा है, वहीं से वेव कंटिन्यू हो रही है, ऐसा हो रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके रिवॉल्व करेगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाके इसको मैंने इतनी एनर्जी दी कि यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जब इसने रिवॉल्व करना शुरू किया तो उसने वही पुरानी वाली वेव बनाई। लेकिन अब एक मसला हुआ, अब इसके जो जब इसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया तो वेव की एंडिंग यहाँ पे हो रही थी, हालांकि होना इसको यहाँ पे चाहिए था। इसका मतलब पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम था, दोनों इन फेज थे, लेकिन अभी दोनों क्या है, इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है ना। तो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, वो अपने आप को इससे भी ऊपर ले जाएगा, इससे भी ऊपर उस जगह पे ले जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है, रेवोल्यूशन के बाद वो उसी पॉइंट पे एंड करे। तो जिस पॉइंट से उसकी स्टार्टिंग होती है, अगर उसी पॉइंट पे एंडिंग होती है, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट को बनाता है और यहीं पे वो रिवॉल्व करता है, यहीं पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है NH अपॉन 2 पाई के बराबर आता है। वो कैसे आया मैं आपको वापस बताता हूँ। अब देखें, अगर मैं इस पूरे वेव के डिस्टेंस को एक लाइन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लूँ तो अभी पूरा एक सर्कल बन जाएगा, और इस वक्त इसने जो पूरी वेवलेंथ कवर की है वो एक सर्कल की फॉर्म में कवर की है। और सर्कल की जो वेवलेंथ होती है बेटा, सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कह सकते हैं वो बराबर होता है सरकमफेरेंस के, और इस सरकमफेरेंस पर एक वेव घूम रही थी, सरकमफेरेंस बराबर हो जाएगी वेवलेंथ के। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो देखिए मैं इस लैम्डा की जगह इस 2 पाई आर को प्लेस कर देता हूँ, हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाला काम करूँ तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ कुछ ये होगी, ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब देखें 2 पाई को नीचे ले आते हैं, एम वी को ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी आर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। बन गया एंगुलर मोमेंटम। और अब हम जिस भी ऑर्बिट पे होंगे ये उसका डबल होता जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑर्बिट पे हैं तो इसका डबल एंगुलर मोमेंटम इस पे मिलेगा, इसका ट्रिपल इस पे मिलेगा, एंड सो ऑन। तो हम एंगुलर मोमेंटम का जनरलाइज फॉर्मूला जो बनाते हैं वो हर ऑर्बिट के लिए ये बनाते हैं। ये इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई सारे फॉर्मूलाज जो है हमारे पास आए कहाँ से, क्लियर है। तो ये पूरा एटॉमिक मॉडल था बेटा। अच्छा, अब जो बात रह गई थी वो ये थी कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, वो पहला ऑर्बिट इस न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो अगर हम इस पहले ऑर्बिट का डिस्टेंस निकाल लें न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर, तो ये कहलाएगा रेडियस, ठीक है। तो ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फिर सेकंड पे निकालें तो रेडियस ऑफ सेकंड, थर्ड पे निकालें तो रेडियस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। तो एक्सपेरिमेंट से पता ही चला कि जब भी किसी एटॉमिक शेल का रेडियस निकाला जाए तो उसके रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है जिस भी रेडियस तक जाना है उस शेल नंबर का स्क्वायर करके 0.53 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दो। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर -10 होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n² इज इक्वल्स टू 0.53 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर्स। तो बस ये फॉर्मूला जो है दिमाग में बिठाया, ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, नीचे वाली फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है।
तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं इस वक्त फर्स्ट ऑर्बिट पर रहता हूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट पर मेरा जो रेडियस होगा किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मेरा बराबर हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट तक का जो रेडियस है ये वाला रेडियस खाली है, लेकिन जो सेकेंड ऑर्बिट तक का रेडियस है वो बराबर होगा 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, जब सेकेंड ऑर्बिट पे जाऊंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर आके पास जो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा वो बराबर हो जाएगा 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम के, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेडियसेस होते हैं वो लीनियरली नहीं बढ़ते, वो स्क्वायरली बढ़ते हैं न्यूक्लियस से ऊपर जाने पर। तो ये फॉर्मूला जो है आपको इसकी जस्टिफिकेशन दे देगा, ठीक है बेटा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है उसके पास लाजमी तौर पे कुछ एनर्जी होती है। मूव करने वाली एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी, और न्यूक्लियस से हाइट पर जो एनर्जी वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इन टोटल एनर्जी को मिलाकर जो कंबाइंड एनर्जी का फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो कंबाइंड एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन शेल का स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे रेडियस स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी स्क्वायर टाइम्स कम हो जाती है। और बस मसला इस फॉर्मूले के अंदर ये है कि इस फॉर्मूले का जो आंसर आता है आपके पास, वो आता है किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी मिलती है वो हमेशा जूल्स में नहीं मिलती, बल्कि किससे मिलती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिलती है। तो ये डायरेक्टली एक कन्वर्जन का फॉर्मूला है, क्लियर है। तो अब अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक चीज़ जो है कंसिडर करें, पहले आप इसे कॉपी कर लें, तो आपको यहाँ पर आते हुए एक बात समझ में आएगी, और वो बात इतनी सी है कि अगर मैं पहले ऑर्बिट पे हूँ तो जिस तरह से पहले ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम था, इसी तरीके से पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1 का स्क्वायर, यानी कि वो हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे ऑर्बिट पे जाऊँ तो एनर्जी क्या होगी? तीसरे ऑर्बिट पे जाऊँ एनर्जी क्या होगी? आए ज़रा आपको बताते हैं। हाँ जी, तो देखिए मैंने आपकी सारी एनर्जीज यहाँ पे लिख दी। अब देखें, फर्स्ट शेल की जो एनर्जी वो इतनी थी, सेकंड की कम, थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम, फिफ्थ की और कम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसको निकालने के लिए उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, तो उसका मतलब ये मेरा फाइनल ऑर्बिट है, ये मेरा इनिशियल ऑर्बिट है, तो मुझे इस एनर्जी का डिफरेंस इससे लेना पड़ेगा, ऐसा है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकालता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकालूँ तो ये हो जाएगा -3.4 माइनस, और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 13.6, ठीक है जी। तो आपके पास जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये वो एनर्जी है, अगर मैं इसको इतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा, और जब इसको वापस आना होगा तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले आना चाहता हूँ तो मैं इस एनर्जी को इसमें से डिफरेंस ले लूँ, तो जो एनर्जी आएगी मैं उतनी दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 2 के बजाय कहाँ चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन 3 से अगर वापस 1 पे वापस आएगा तो इतनी डिफरेंस के बराबर एनर्जी जो रिलीज़ करेगा। तो ये जो इन्होंने बात बताई थी ना, बिल्कुल सही साबित हो जाती है, ठीक बात है। तो इस तरह से जो हम काम करते हैं। अच्छा, अभी ये नेगेटिव जो है कि नेगेटिव क्यों है? बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है न्यूक्लियस ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन अच्छी बात ये, इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। इसी वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस की तरफ गिरता नहीं है। हाँ, अगर ये वेलोसिटी खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन अंदर तक गिर जाएगा। जैसे होता है ना, अर्थ होती है, एक अर्थ है और उसके आसपास एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो बेटा सैटेलाइट के पास वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करके रोटेट करती रहती है। अगर ये वेलोसिटी खत्म हो जाए तो सैटेलाइट फौरन अर्थ से आगे टकराएगी। ऐसा होता है, सिंपल है। तो यही काम यहाँ पर जो है काम कर रहा होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें इस फॉर्मूले से मिलते हैं। इसकी ऐसा कैलकुलेशन तो नहीं आती एनडीएस में, क्योंकि इसकी वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, एनईडी वगैरह में जो है इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और फेडरल में भी बस ये फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे इनके न्यूमेरिकल वाइज कोई पोर्शन नहीं आता। बस ये चीज़ आपको इस तरह से करनी है और ये काम जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। तब आप यहाँ पे इसे कॉपी करें। अच्छा बेटा, अब जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हम डायग्राम मैंने अभी बना के रखी है। अब हम बात शुरू करते हैं एक्साइटेड स्टेट से।
एक्साइटेड स्टेट 1 पे तो हो नहीं सकती, 2 पे ही होगी, तो हम 2 पे ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये रहा ये आपका इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, उसने कहा कि भाई मुझे जगह पसंद नहीं है, मुझे घर जाना है, तो उसने अपने आप को ऊपर से नीचे गिराया, इसने एनर्जी की फॉर्म में फोटोन रिलीज़ किया होगा, ठीक है। और जो फोटोन रिलीज़ हुआ उसके अंदर एक एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, जो लाइट की फॉर्म में वो हमें दिखाता है। जैसे नॉर्मली आके बल्ब वगैरह में होता है ना, गैसेस अपनी स्टेट चेंज करती है तो एनर्जी रिलीज़ करती है, इससे हमें लाइट मिलती है, वही होती है। यहाँ से जो लाइट निकलती है वो होती है बहुत हाई पावरफुल, और वो रहती है किसमें, अल्ट्रावायलेट रीजन में, और उसको हम एक सीरीज़ का नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं लायमन सीरीज़। ये वो लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ होती है जिसमें जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से अगर फर्स्ट पे गिरे, किसी भी शेल से फर्स्ट पे गिरे, ज़रूरी नहीं कि 2 से गिरे, नहीं, किसी भी शेल से अगर फर्स्ट पे गिरेगा तो जो लाइट एमिट होगी वो अल्ट्रावायलेट रेंज में होगी, उसका नाम होगा लायमन सीरीज़। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में गिरता है तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी विजिबल रीजन, यानी कि ये वेब की ओर बनाएगी, और इस रीजन का नाम होता है बाल्मर सीरीज। अब कहीं से भी गिरे, जरूरी नहीं कि खाली 3 से 2 पे गिरे, नहीं, कहीं से भी गिर जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन गिरता है 4th, 5th, 6th से 3rd में, तो अब जो एनर्जी रिलीज होती है, अब देखिए मसला है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये बहुत बड़ा नंबर था, ये बहुत छोटा नंबर था, डिफरेंस काफ़ी बड़ा, तभी इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली। अब यहाँ से यहाँ में डिफरेंस थोड़ा कम, यहाँ से यहाँ में और कम, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये होती है इंफ्रारेड रीजन में, और इसे हम लोग कहते हैं पैस्चन सीरीज। ये भी लाइट की सीरीज होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। अब इसी तरीके से अगर वो गिरे, अल्लाह भला करे, 5th से 4th पे, तो अब जो लाइट एमिट होगी बेटा वो उससे भी कम हो जाएगी, वो हो जाएगी फार इंफ्रारेड, FIR, और ये होगा ब्रैकेट BRACKET, ये कहलाती है ब्रैकेट सीरीज। और अगर फॉर एग्जांपल वो 6 से 5th में गिरता तो भी एक बहुत हल्की सी एनर्जी की लाइट निकलती, वो भी फार इंफ्रारेड में होती है, उसे हम कहते हैं P फंड सीरीज, ठीक है जी। तो ये वो सारी सीरीज़ का स्ट्रक्चर है जो हमें तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपनी ट्रांजिशन करता है, ठीक है बेटा। अब ये जो एनर्जी निकलती है, इसको अगर ये जो लाइट निकलती है, इसकी अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता लग जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं E = h न्यू बेसिकली क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हम जानते हैं सिंस V = f लैम्डा, लेकिन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं C = न्यू लैम्डा। तो बेटा जो न्यू की वैल्यू बराबर हो जाएगी C/लैम्डा के। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये पुट कर दूं तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा E = h C/लैम्डा। अब देखें H और C तो कांस्टेंट है, एनर्जी निकालने की सिर्फ क्या मालूम करनी पड़ेगी, वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। जब भी आपको किसी भी शेल से निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि बराबर होता है 1/λ = रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अभी जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है बेटा, ये कांस्टेंट है जो वेरिएशन के जो बहुत सारे कांस्टेंट से मिलके बनता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 एक्सपोनेंशियल 7। देखेंगे मीटर का इन्वर्स है ना, तो उसका यूनिट मीटर इन्वर्स बन जाता है। अच्छा, ये जो 1/λ है ना, ये बताता है कि एक चक्कर में कितनी वेवलेंथ इमिट आउट हो रही है, मतलब एक पूरे फ्रेम में कितनी वेव जो है पास हो रही है। तो इसी पूरी चीज़ को ना हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम यूँ लिखते हैं, और इसका नाम हमारे पास बताया जाता है फिजिक्स में वेव नंबर, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितनी वेवलेंथ जो है वो पास हो रही है। अब यूँ कह सकते हैं एक बार में कितनी वेव पास हो रही है। तो खैर हम इसको वेव नंबर से केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर तो हम खाली से 1/λ लिखते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो होता है।
अब इसमें N1 N2 क्या है, ये शेल नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से 1 पे गिरूँ तो N1 की जगह पे 2 आएगा और N2 की जगह पे 1 आएगा। बस हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी कन्फ्यूजन हो कि N2 और N1 की जगह पे क्या रखूँ, तो याद रखें N2 हमेशा कम होगा और N1 हमेशा ज़्यादा होगा, बस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 5th से 2nd पे गिर रहा हूँ, तो 5th बन जाएगा मेरा N1 और 2nd बन जाएगा मेरा N2। मैं पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे पास वेवलेंथ आएगी और सॉल्व करके पूरा कैलकुलेशन मेरे पास परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से हमारे पास इस फॉर्मूले को अगर आगे लेके चलें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा एस कह देते हैं इसको, और फिर आता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा एल कह देते हैं इसको। ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लायमन सीरीज के लिए सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस है। सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस कब आएगा, यहाँ से 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 आएगा, क्योंकि इस बड़े नंबर में जब एक छोटा सा नंबर माइनस होगा तो बहुत बड़ा नंबर बच जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद ऑर्बिट नहीं है? नहीं, हमने सीरीज यहाँ पे एंड कर दी क्योंकि इसके बाद एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाते हैं, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसके बाद भी तो शेल्स होते हैं। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत ऊपर से गिराया जाए तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। क्यों? हम जानते हैं एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जहाँ पर गिराना है उसकी जगह आप सीरीज का नंबर रख दें। सीरीज का नंबर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लायमन की नहीं सीरीज का नंबर 1 है, बाल्मर की नहीं 2 है, पैशन की नहीं 3 है, पैशन की नहीं 3 है, ब्रैकेट की नहीं 4 है और पीफेंट की नहीं 5 है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो जब भी निकाली जाएगी N2 की जगह पे N रखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गिराया कहाँ से जाएगा, तो N1 की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी, बहुत ऊपर से गिराया जाएगा। तो अब जो डिजाइन फॉर्मूला वो क्या बनेगा आए जरा देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की नहीं जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n² - 1/infinity। अच्छा बेटा, मेडिकल वाले खासतौर पे देखिए, मैथ्स वालों को तो पता होता है 1/0 इज इन्फिनिटी, तो 0 को यहाँ ले जाए, इन्फिनिटी को यहाँ ले जाए, तो 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो मेरे पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला बना वो बन गया रेडबर्ग्स कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगा इन्फिनिटी, बहुत ऊपर से गिराया जाएगा। तो अब जो डिजाइन फॉर्मूला वो क्या बनेगा आए जरा देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की नहीं जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n² - 1/infinity। अच्छा बेटा, मेडिकल वाले खासतौर पे देखिए, मैथ्स वालों को तो पता होता है 1/0 इज इन्फिनिटी, तो 0 को यहाँ ले जाए, इन्फिनिटी को यहाँ ले जाए, तो 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो मेरे पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला बना वो बन गया रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n²। इसका मतलब आपको जिस भी सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए खाली उसके नंबर को पुट करके स्क्वायर कर दें, रेडबर्ग से डिवाइड कर दें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी डायरेक्टली। लेकिन लॉन्गेस्ट में ऐसा नहीं है, लॉन्गेस्ट में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे कम एनर्जी डिफरेंस। 1 की नहीं सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कौन देगा, 2 की नहीं सबसे कम 3 की नहीं सबसे कम 4, क्योंकि सबसे ऊपर ही है ना ये, उससे और ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टली सबसे ऊपर जो है उस पर एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है। तो हम यहाँ पे करते क्या है, लॉन्गेस्ट की नहीं है जहां पर भी गिराना है उस सीरीज का नंबर पुट कर दो। जैसे मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए बाल्मर की, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, पैशन की तो यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा। लेकिन गिराऊंगा कहाँ से, जो जिस तरह शॉर्टेस्ट में इन्फिनिटी से गिराते थे, अब हम यहाँ पे गिराएंगे एक ज्यादा से। कहाँ से गिराएंगे, एक ज्यादा से, तो n+1 कर देंगे। अब देखें फॉर्मूला कैसा बन जाएगा। तो अब अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की इस फॉर्मूले को डिजाइन करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/λL इज इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n² - 1/n+1 का होल स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला डिजाइन होता है। तो बेटा ये 2 शॉर्टकट्स हैं हमारे पास जिससे हमें वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करें, फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, हमारे से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आंसर उनको देखते हैं, फिर जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द 2nd to the 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा जी, जो ऑर्बिट था
का रेडियस का फॉर्मूला था वो था r इज इक्वल्स टू n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें, अगर ये R1 है तो ये R1 हो जाएगा, और अगर ये R2 है तो ये R2 हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जब भी इस तरह के सवाल आया करें तो दो इक्वेशंस बना के उन्हें सिर्फ कंपेयर करा लिया करें। तो अब हमसे कह रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्बिट होना चाहिए और ये फोर्थ ऑर्बिट होना चाहिए, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अगर ये सेकंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और अगर बेटा ये फोर्थ ऑर्बिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। कैंसिल करेंगे तो रेशो बन जाएगा 1:4। आगे बात समझ में? तो इस तरह से काम जो है हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। असल कैलकुलेशन जो है उसमें फाइंड द थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज ऑफ लैमन सीरीज। अच्छा देखिए, अब ये क्या है, थर्ड सीरीज कहते तो मैं पेस्टन पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता, लेकिन उन्होंने कहा है कि लैमन की थर्ड सीरीज निकालो। अच्छा, अब लैमन की थर्ड सीरीज से मुराद कुछ ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला शेल है, लैमन की नहीं है। अब लैमन की फर्स्ट सीरीज तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन गिरता है कहाँ से, 2 से, ये फर्स्ट सीरीज आएगी। सेकंड कब आएगी, जब वो कहाँ से गिरेगा, 3 से, और थर्ड तब आएगी जब वो कहाँ से गिरेगा, 4th से। तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन को 4 से गिराना है, किस पे, 1 पे। इसी तरह अगर ये बाल्मर होता तो बाल्मर की नहीं थर्ड स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी होती, 3 से 2 पे आता तो 1, 4 से 2 पे आता तो 2, 5 से 2 पे आता तो 3। तो इस तरह का ख्याल रखिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन में गलती ना आए। अच्छा बेटा, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू, जाएगा कहाँ पे, 1 पे, का स्क्वायर आएगा कहाँ से, हाँ 4th से आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अच्छा भाई, अब रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 है। 1.097 को राउंड ऑफ करके डायरेक्टली लिख देते हैं 1 एक्सपोनेंशियल 7। ये तो 1 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 16, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एलसीएम डायरेक्ट करूंगा, अब आपको आगे एलसीएम लेना। 16 1 जा 16 माइनस 1, तो बेटा ये बन जाएगा 15/16, ठीक है। अब अगर ये 1/λ है, अगर मैं खाली इसको लैम्डा में कर दूं तो ये बन जाएगा 16/15। अच्छा, जब ये माइनस का 7 प्लस का 7 नीचे चला जाएगा, जब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ऊपर आगे बन जाएगा माइनस का 7। अब आपसे इन दोनों को डिवाइड कर लेना आसानी से। तो अगर मैं इसको आपस में डिवाइड करूँ तो ये 1 जा 15 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, एक 0 और लगा के एक 0 और आ जाएगा। 15 1 जा 15, 2 जा 30, 45 60, 15 5 जा हो जाएगा 75, और 15 6 जा हो जाएगा 90। तो 1.09 समथिंग जो है आंसर आपके पास यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो बस इसके बाद ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो बस लेट सपोज मैं पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो लिख लीजिएगा। तो ये आंसर बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.06 एक्सपोनेंशियल -7। अगर ये वेवलेंथ है तो यूनिट बन जाएगा मीटर्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आसान सी कैलकुलेशन हो जाएगी, बस थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। बस इसको राउंड ऑफ कर लेगा तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अब हम इस पे आते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको सिखाया था कल। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि जो भी जिस सीरीज की भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप उस सीरीज के नंबर का पहले तो स्क्वायर कर दें और माइनस कर दें उस सीरीज के नंबर में 1 प्लस करके स्क्वायर से, ठीक है। तो बेटा आप कैलकुलेशन किस तरह से होगी आए जरा देख लेते हैं जी इसको। अब अगर बाल्मर की नहीं है मुझे रखना तो ये तो 1 एक्सपोनेंशियल 7 ही बन जाएगा। बाल्मर की नहीं रखना तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एक ज़्यादा से गिरा देते ना, तो अब ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 7, ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/9। अच्छा बेटा, अगर आपको इस तरह की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एलसीएम में मसला होता है, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब देखें मैं थोड़ा डायरेक्ट काम कर लूँगा इसमें। 9 1 जा 9 माइनस 4 1 जा 4, 9 में से 4 चला गया तो क्या बचेगा 5, और 9 4 जा होता है 9 4 जा 36। रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो देखें फिर वही हो जाएगा 36/5। ये 7 नीचे जाके जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा -7। अब खाली आपको बस इसको डिवाइड करना है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ साइड में इसकी डिवीजन जो है परफॉर्म कर लूँ तो ये मुझे कुछ यूँ दिखेगा 5/√36, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35,
1 बचा, पॉइंट ला के 0 आ गया, 5 2 से 10, तो ये 7.2 बना, तो इसकी वेवलेंथ आ गई 7.2 एक्सपोनेंशियल माइनस 7 मीटर्स। ठीक है जी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। एक न्यूमेरिकल और कराते हैं आपको, इसका पढ़ें। फाइंड द रेशो, रेशो मीन्स डिवाइड करना है, रेशो बिटवीन द शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अच्छा जी, अब हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है निकाल के उसको भी डिवाइड करना है। पहले शॉर्टेस्ट फिर लॉन्गेस्ट। पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं लाइमन की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला था रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू जो भी सीरीज है उसके नंबर का बस स्क्वायर कर दो। तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है 1 एक्सपोनेंशियल 7 और लाइमन सीरीज के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही आएगा, तो 1 हो जाएगा। तो जब मैं इसको पलटूंगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बन जाएगी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 7। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने एक और काम भी कर सकते थे, अगर आप इस रेडबर्ग्स को ना सॉल्व करते, इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग्स आंसर निकालें, क्योंकि रेशो है ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर ये बच जाता 1 इंटू रेडबर्ग्स। ठीक है। अब लॉन्गेस्ट निकालते हैं। लॉन्गेस्ट में जरा हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। रेडबर्ग्स को ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। लाइमन की नहीं है, नीचे तो 1 का स्क्वायर आएगा, माइनस 1 + 1 2 का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट में एक ज्यादा से गिराते हैं ना, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं बेटा तो ये बन जाएगा रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 - 1/4। अब देखें 4 1 4 -1 3, तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट बराबर हो जाएगा 3/4 के। अब देखें इसका रेसिप्रोकल करना जरूरी है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू रेडबर्ग्स। अब बस इतना सा काम रह गया कि आप दोनों को डिवाइड कर दें। तो जैसे ही आप शॉर्टेस्ट को लॉन्गेस्ट से डिवाइड करोगे, शॉर्टेस्ट था RH, लॉन्गेस्ट था 4/3 RH। ठीक है। सॉरी, जब आप इसको पलटेंगे तो ये 1 में चला जाएगा, 1/RH हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर 1/RH हो जाएगा। तो बेटा जब ये पलट के ऊपर आएगा तो देखें ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। रेसिप्रोकल किया ना तो ये बन जाएगा 1/RH इंटू 3RH/4 कैंसिल हो गया, तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का जो रेशो आ गया वो आ गया 3/4 या बराबर हो गया 3:4 के। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा ये जो MCQs होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपके पास इतना आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आप चलें जी, अब एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल नहीं है इसके। एक्सरे केमिस्ट्री में पढ़ी है आपने, लेकिन अब हम इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अपैरेटस कुछ ऐसा है कि एक वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है जिस पे मैंने एक वोल्टेज दिया हुआ है, और लेट सपोज ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा और ये होगा तकरीबन 1000 वोल्ट्स के आसपास। फिर यहाँ पे थर्मियोनिक इमेजन होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से इमिट आउट होके आगे की तरफ फायर हो जाएंगे। सामने एक एनोड लगाया हुआ है, उसके अंदर हमने कूलिंग कॉइल लगाया हुआ है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंसिडेंट होंगे तो ये गर्म हो जाएगा, इसको ठंडा भी करना पड़ेगा, और इस पर जानबूझ के क्रिएट किया गया पॉजिटिव चार्ज। आप इस तरह भी कर सकते थे कि यहाँ पे फिलामेंट पे नेगेटिव दे देते, यहाँ पॉजिटिव दे देते, लेकिन अलग अलग करना ज़्यादा बेहतर है। पूरी ट्यूब वैक्यूम्ड है। ठीक है। अब एक्सरे आपके पास है क्या बेटा? एक्सरे को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, इनके साइंटिस्ट जो थे रोएंजेंट रेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक्सरेज आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में तो इनकी होगी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इनके पास होगी लो वेवलेंथ। ठीक है। अब जो एक्सरेज है ना, इनकी वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। अच्छा बेटा, कुछ ऐसी एक्सरेज होती हैं इनकी वेवलेंथ 0.1 होती है, इससे भी कम होती है। इनको हम लोग कहते हैं हार्ड एक्सरे, हार्ड रेस कहते हैं या हार्ड एक्सरेज कहते हैं। इनकी पेनिट्रेशन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा मोटे या थिक मटेरियल से भी पास कर जाती हैं। बॉडी से पास कराएंगे तो ट्यूमर डेवलप कर देंगी। ये जो होती हैं इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, एनर्जी कम होती है, तो इन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट एक्सरे। ये बॉडी के एक्सरेज के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। ठीक है जी। अच्छा, अब एक्सरे की जो पेनिट्रेशन पावर है, वोल्टेज देंगे तो एक्सरे इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, वोल्टेज कम देंगे तो एक्सरे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो एक तो ये बेसिक जो है काम यहाँ पे हो रहा होता है। अब अगर हम इसको जो है आगे की तरफ लेके चलें तो हमारे पास ये जो है एक्सरेज यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। अब एक्सरेज के
यहाँ पर प्रोडक्शन पूरी हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिस तरह से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था आके इनसे टकराते हैं, इंसिडेंट होते हैं, और जब ये यहाँ पे टकराते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, और उस स्पार्किंग के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ से जो चीज़ एमिट आउट होती है उसका नाम होता है एक्सरे। ये वो चीज़ थी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ ली थी, ठीक है। लेकिन अब ये टकराने से ऐसा क्या होता है, ज़रा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको दो एक्सरेज के बारे में पढ़ना है, एक है ब्रैमस्टॉलिंग, अदर वन इज द कैरेक्टरिस्टिक। 95% या 99% जो एक्सरे बनती है वो होती है ब्रैमस्टॉलिंग। कभी रेयरली जो बनती है वो कौन सी होती है, कैरेक्टरिस्टिक। अब ऐसा होता है क्यों, मैं समझाता हूँ आपको। मैं इस एनोड का एक एटम यहाँ पे बनाता हूँ, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, और ये इसके आसपास के शेल्स आ गए, ठीक है, जिनके अंदर मौजूद हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फायर होता हुआ आया, जैसे ही वो यहां से टकराता है वो एटम के अंदर पेनिट्रेट करता है। जैसे ही वो आगे जाना चाहता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है और ये इसको बेंड करा देता है। बेंड कराने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं निकल जाता है, किसी और चीज़ से टकराता है। नहीं, जब ये बेंड होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में एकदम रिडक्शन आती है। जब गाड़ी को टर्न करते हैं तो एकदम ब्रेक लगाते हैं ना, वही काम यहाँ पे भी होता है। तो अभी जब रिडक्शन आती है यहाँ पे, तो इस रिडक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी में, और वो एनर्जी रिलीज करती है क्या, फोटोन। और ये जो फोटोन है यही अल्ट्रा वायलेट रेंज का होता है, इसका नाम होता है एक्सरे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता जाता है, एनर्जी जो है एमिट आउट होती जाती है। तो यहाँ पर जो आपके पास बेटा ब्रैमस्टॉलिंग एक्सरे बनती है ड्यू टू द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे लगातार ही काम बारी बारी चलता रहता है, तो यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कंटिन्यूस मिलती है। इसी वजह से अगर इस एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बनाए तो वो बनता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है बेटा यहाँ पे। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसमें रेनबोज आपस में बिल्कुल इंटरमर्ज्ड हो बिल्कुल। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ये तो अभी ब्रैमस्टॉलिंग की कहानी थी, यहाँ पे एज इट इज काम हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में कहानी को इस तरह से दोबारा से ये वही न्यूक्लियस आ गया, और ये इसके आसपास से क्या आ गया बेटा, ऑर्बिट्स आ गए जिनमें हमें रहना है। अब समझें, अब एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करने के बजाय किसी पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। इलेक्ट्रॉन को एक जगह फेंकता है, खुद एक जगह मूव कर जाता है। अब जब इसने नॉकआउट किया तो देखिए यहाँ पे खाली जगह बन गई। अब हमारे पास केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि जब तक लोअर मोस्ट ऑर्बिट ना भरे हुए अपर मोस्ट ऑर्बिट नहीं भर सकते। तो देखिए यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसे कहते हैं हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली क्या हो जाए, डी एक्साइटेशन पोटेंशियल डेवलप हो गया। एक्साइटेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, जब वो नीचे आया तो वो डी एक्साइट हो रहा होता है। तो इसके पास एक्साइटेशन पोटेंशियल था ये एक्साइट एस के लिहाज से, तो ये अपने आप को नीचे फेंकेगा। जैसे ही नीचे आएगा ऊपर एक शेल डेवलप हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला नीचे आएगा। अच्छा, जब ये ट्रांजिशन होगी तो यहाँ से एक दोबारा से एनर्जी इमिट आउट होगी, और ये एनर्जी होगी दोबारा से बनने वाली किसकी, एक्सरे की। ये फिर से फोटोन जो है इमिट आउट हो जाता है। अब यहाँ पर ये काम कंटिन्यूस होता था कि यहाँ पर ये काम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होगा, तब तक होता रहेगा जब तक निकलने वाली इंटेंसिटी इतनी कम ना हो जाए कि हमें वो विजिबल ना हो, ठीक है, या जब तक आखिरी शेल तक हम ना पहुंच जाए। ये देखें अगर इसके ऊपर भी कोई शेल हो तो उसका इलेक्ट्रॉन भी गिरेगा, फिर उसके ऊपर भी हुआ तो उसका भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा, एंड सो ऑन। तो बेटा यहाँ पर जो एक्सरे हमें मिलती है ये किसकी वजह से मिलती है, इनर शेल ट्रांजिशन, ऊपर से अंदर की तरफ हो रहा है। तो ये क्या होता है, ड्यू टू द इनर शेल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
यहाँ से आपको मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें रेनबोज आपस में ब्लैक स्पेसेस की वजह से शफल होते हैं, और यहाँ से आपको कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस जो है एनर्जी हमें दी जाती है, हमें मिलती है। तो बेटा दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज जिन पे सारा काम हो। करेक्ट। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और ये अब हम इसके ऑर्बिट्स बनाए रहेंगे। 9th में पढ़ते थे ना के एल एम और फिर आखिर में कौन आता था, एन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के से निकला तो अब के को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, एल से आ सकता है। तो अगर ऊपर से एल से के की तरफ इलेक्ट्रॉन गिरे तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलती है बेटा उसका नाम होता है के अल्फा। अगर वो एम से आया तो उसका नाम हो जाएगा के बीटा, और अगर वो एन से आया तो उसका नाम हो जाएगा के गामा, ठीक है। अब अगर यही वाला काम तब हो जब इलेक्ट्रॉन के से ना निकले, भले कहां से निकल जाए, एल से निकल जाए। तो एल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से गिरेगा, एम से गिरेगा, तो उसका नाम हो जाएगा एल अल्फा। एन से गिरे तो क्या हो जाएगा, एल बीटा, और ऊपर से गिरे तो क्या हो जाएगा, एल गामा। अच्छा, इसके बाद के ऑर्बिट्स के नाम डिसाइड नहीं किए जाते, होते हैं, नहीं हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं होता, बस हम इसको यहीं पे लाके रोक देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये अलग अलग एक्सरेज को नाम दिया जाता है। अब आप देखें के के लिए सबसे हाई इंटेंसिटी कौन देगा, के गामा। के गामा, गामा वाला जो होता है सबसे हाई इंटेंसिटी देता है हमें, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन वाली एक्सरे गामा से प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट बहुत ऊपर चला जाता है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। कल मैंने बताया था ना आपको 2 ऑर्बिट्स का डिफरेंस ये होता है। तो इस तरह से काम किया जाता है। अच्छा, अब हमारे ना इस टॉपिक में डेफिनेशन है एक्साइटेशन, पोटेंशियल एंड सो ऑन। ये वही केमिस्ट्री वाला है, इस पर मैं इतनी बात नहीं करी थी। एक्साइट करो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर निकाल दो, तो ऊपर से नीचे बुलाओ तो ये होती है डी एक्साइटेशन एनर्जी। या जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाते हो तो एक्साइटेशन होती है, ऊपर इतना ले जाओ कि एटम को छोड़ के बाहर निकल जाती है, आयोनाइजेशन बन जाती है। अच्छा, इसी एनर्जी को अगर पर यूनिट चार्ज से निकाला जाए तो ये पोटेंशियल बन जाती है, मतलब एनर्जी अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज होता है ना, तो एंड सो ऑन, इस तरह से काम होता है। खैर, ये तो बस डेफिनेशन है, इनको बस याद कर लीजिएगा, बुक में मेंशन है। इनके बारे से ना तो पूछा जाता है, कभी कभार एनटीएस में पूछ लेते हैं एक डेफिनेशन, तो बस ये डेफिनेशन की हद तक आपको याद करना है। खैर, इसके हवाले से एक बार चीज आई थी, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखो, किसकी नहीं, के अल्फा की नहीं, तो अब देखें के अल्फा इलेक्ट्रॉन तब गिरता है जब वो एल से किसकी तरफ आता है, के की तरफ आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा किसकी है, एल ऑर्बिट की, और एनर्जी कम किसकी है, के ऑर्बिट की। तो के अल्फा की नहीं एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, ज्यादा वाला माइनस कम वाला। आई बात समझ में? अच्छा, अगर यही एनर्जी इक्वेशन अगर आप लिखें के बीटा की नहीं है, तो गिरना तो उसको के पर ही है, लेकिन वो गिरेगा कहां से, एल से गिरेगा, एम से गिरेगा? तो जवाब आएगा सर एम से गिरेगा। और अगर यही इक्वेशन आप लिखें, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इक्वेशन के गामा की नहीं है, तो वो गिरेगा एन से, लेकिन गिरेगा कहां पे, एल की तरफ, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल यही इक्वेशन अगर आप लिखें किसकी नहीं है, एल अल्फा की नहीं है, तो अब वो कहां पे गिरेगा, सॉरी ये के था, अब वो कहां पे गिरेगा, एल की तरफ, लेकिन वो एल अल्फा गिरेगा कहां से, एम से, तो यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है जी। सो ये आपके पास पूरा एक रिव्यू हो गया बेटा किसका, एक्सरे का। सो दैट्स ऑल दिस बनीस। अच्छा बेटा, अब फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। लेजर फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission and radiation। अब देखिए, जो लेज़र की पूरी प्रोडक्शन है ना, उनकी प्रोसेसेस को इस तरह से जोड़ दो तो लेज़र का नाम बनता है। लेज़र आपके पास बेटा एक ऐसी लाइट होती है जो कि होती है बहुत हाई इंटेंसिटी वाली लाइट, हाई इंटेंसिटी रखती है। हाई इंटेंसिटी के साथ ये हाईली डायरेक्शनल होती है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। इट इज हाईली डायरेक्शनल, ठीक है जी, हाईली डायरेक्शनल होती है। और साथ साथ ये कोहेरेंट भी होती है। कोहेरेंट मतलब ये बिल्कुल सेम फेज होती है, इसके सेम फेज होता है, यानी कि जितनी भी लाइट रेज निकलती हैं वो एक ही ऑर्बिट से जनरेट होती हैं, ठीक है।
अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लेज़र्स होती हैं, मतलब लेज़र की जो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। हमारे पास सॉलिड लेज़र्स भी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की लेज़र्स होती हैं। गैसेस लेज़र्स जो हैं वो होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लेज़र बनाने का प्रिंसिपल क्या है, लेज़र बनती कैसे, तो बेटा इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल अब मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ। अब इन प्रिंसिपल्स में से कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं लेज़र की प्रोडक्शन के लिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप होता है ऑप्टिकल पंपिंग का, ठीक है जी। दूसरा स्टेप होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन का। तीसरा स्टेप होता है स्टिमुलेटेड इमेजिंग का। और जो आखिरी स्टेप है वो होता है एम्प्लीफिकेशन का। ये सारे स्टेप्स हैं जो काम करते हैं। अब ये सब कैसे होते हैं आइए ज़रा देखते हैं। लेज़र की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि इसकी इंटेंसिटी सूरज की इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऐसी था ना। सूरज की इंटेंसिटी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो सर्कल बनता है एरिया का वो बहुत बड़ा बनता है। तो जब डिवाइड में एरिया का बहुत बड़ा नंबर आता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेज़र की इंटेंसिटी शायद सूरज की इंटेंसिटी का 10% हो, 10% भी ना हो, लेकिन उसका जो डॉट होता है वो इतना छोटा बनता है कि वो अपनी सारी एनर्जी को एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट करती है। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला जो है काम होता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर इस पूरे पेन में मैं 1000 न्यूटन की फोर्स लगाने की, इसका एरिया इतना बड़ा हो, मैं अपनी फोर्स को उस उंगली पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक बारीक सी सुई लेके उस पर 0.1 न्यूटन की फोर्स लगाऊँ, उसको अपने पॉइंट पे इंसिडेंट करूँ, तो मेरे हाथ में एकदम से दर्द होगा। क्यों? उसकी जो निप होती है बड़ी पतली होती है, तो वो इतनी सी फोर्स को भी बहुत छोटे पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगी। तो इसी वजह से लेज़र की इंटेंसिटी सन से भी ज़्यादा होती है। खैर, अब ये सब चीज़ें होती क्या हैं, जरा इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई लेज़र की प्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले होती है ऑप्टिकल पंपिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्टिमुलेटेड इमेजिंग। देखिए असल में होता ही है, एक होता है स्पॉन्टेनियस इमेजिंग, एक होता है स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस में 2 ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, हम किसी मदद फोटोन की मदद से इनको एनर्जाइज करते हैं, एक्साइट करते हैं। ये जो फोटोन से एनर्जी देना है ना, ये कहलाती है ऑप्टिकल पंपिंग। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पे जाता है, एक्साइटेड पे जाके वो सिर्फ रुकता है एक्सपोनेंशियल -8 सेकंड, ये मैंने कल लिखवाया भी था। वो दोबारा से डी एक्साइट होता है, सारी एनर्जी रिलीज कर देता है एंड सो ऑन। लेकिन ये काम एक के बाद एक होता है। तो फोटोन आता है फिर नहीं आता, फिर आता है फिर नहीं आता। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल लाइट तो मिल जाएगी, लेकिन हाई इंटेंसिटी वाली लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी। अब साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों के दरमियान एक तीसरी स्टेट भी ले आओ। तीसरी स्टेट लाने से फायदा ये होगा, वो इससे ज़्यादा स्टेबल होगी और वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा देर तक रोक के रखेगी। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने इनके दरमियान में एक और स्टेट लिया है और इस स्टेट को कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ऊपर इलेक्ट्रॉन रुकता था एक्सपोनेंशियल -8 सेकेंड, मेटा स्टेबल पे रुकता है एक्सपोनेंशियल -3 सेकेंड्स। अगर आप दोनों को डिवाइड करें तो 1 एक्सपोनेंशियल 5 सेकेंड्स का इजाफा आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट पर ऊपर से 1 एक्सपोनेंशियल 5 टाइम्स 1 एक्सपोनेंशियल 5 सेकेंड ज़्यादा रुकता है। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको अंदाज़ हो जाएगा कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन रुकता है इसके अंदर। अब यहाँ पर बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आपने ऑप्टिकल पंपिंग करी, फोटोन भेजे, इनको कर दिया एक्साइट, ये डायरेक्टली ऊपर चले गए, ठीक है। अब ऊपर जाके फौरन नीचे आए। अब नीचे आके इनको दिखा कि भाई यहाँ पर भी तो एक स्टेट है, तो यहाँ पर रुके। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जल्दी जा रहा है और ऊपर से नीचे भी बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा। तो एक वक्त आएगा कि नीचे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं है। ग्राउंड स्टेट में हमेशा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ग्राउंड स्टेट में हमेशा घर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने रोक के रखा हुआ है सबको, ये अपने घर नहीं जाने दे रहा सबको। तो यहाँ पे घर खाली हो गया और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सारे नहीं आए तो मतलब मेजॉरिटी आ गई। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगर मेटास्टेबल स्टेट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये एनर्जी स्टेट है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं n3 कह देता हूँ, उसको मैं n1 कह देता हूँ। अगर n3 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए n1 से, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन का उल्टा हो जाना, यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन ऊपर हो गई तो उल्टी हो गई है ना।
अब होगा कि अब सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो फोटोन आ रहा था अगर इसी फोटोन को मैं जाकर इनसे टकरा दूं तो देखिए ऑलरेडी एक्साइटेड है, ये मजीद एक्साइट नहीं हो सकता, अभी डी एक्साइट ही होंगे, तो आने वाला फोटोन इनको स्ट्राइक करेगा, इनको टकराएगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ये सबके सब आपस में टकराएंगे और सबके सब एक साथ नीचे गिरेंगे। अब बेटा जब सबके सब एक साथ नीचे गिरेंगे तो ये होगा स्टिमुलेटेड इमिशन, और यहाँ से एक साथ ही सबके सब फोटोन जो है इमिट करेंगे। अब देखिए जितने भी फोटॉन्स जो हैं इमिट हो रहे हैं सबके सब सेम ऑर्बिट से हो रहे हैं, तो इन सब की जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, कोहेरेंट होता है, और यही बनाते हैं कि आपके पास लेज़र। आई बात समझ में? तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ लेज़र। अब इसी को एक्सप्रेस करते हैं एक एप्लीकेशन पे। तो हमारे कोर्स में लेज़र की जो एप्लीकेशन है डिटेल में वो रूबी लेज़र है, और उससे मिलती जुलती एक लेज़र है हीलियम नियॉन लेज़र। उसकी वजह छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में लिख के दिया हुआ है, वो उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह का तो कुछ जिक्र नहीं, बस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कितने % में यूज़ होती हैं, वो समझ में आ जाएंगी आपको। लेकिन मैं आपको रूबी लेज़र डिटेल में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा रूबी लेज़र किस तरह से काम करती है, तो रूबी लेज़र में होता क्या है, रूबी बेसिकली एल्यूमिनियम की एक और होती है, Al2O3 को कहते हैं रूबी, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने एक्टिव मीडियम के तौर पे डाल दिए होते हैं क्रोमियम +3 के आइंस। ये होता है बेसिक मीडियम जो लेज़र को प्रोड्यूस करवाता है, लेकिन लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए हमें बीच में एक तीसरी स्टेट डालनी पड़ती है ना, ये तीसरी स्टेट आती है इस वजह से, इसको हम कहते हैं क्या बेटा, एक्टिव मीडियम, ठीक है। अगर ये एक्टिव मीडियम ना हो तो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा ही नहीं कभी। असल में जो रूबी लेज़र है उसके अंदर ये सारा काम ही हो रहा होता है। तो रूबी लेज़र जो होती है वो होती है हमारे पास 3 स्टेट वाली लेज़र, इसको हम कहते हैं 3 स्टेज लेज़र। क्या 2 स्टेज लेज़र भी हो सकती है? नहीं, 2 स्टेज लेज़र में स्पॉन्टेनियस इमिशन परफॉर्म होगा, स्टिमुलेटेड परफॉर्म नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 2 से ज़्यादा स्टेजेस पे ही काम हो सकता है। जितनी ज़्यादा स्टेजेस पे ले आएंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा जमा होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आपको मिलेगी। अब रूबी लेज़र में होता है क्या है, कंटेनर होता है, इसमें इसको बंद कर दिया जाता है, कंटेनर की दोनों साइड्स ओपन होती हैं, एक साइड को कर देते हैं फुली पॉलिश, शीशा लगा देते हैं बिल्कुल, और एक साइड को कर देते हैं पार्शली पॉलिश, ग्रेटिंग लगा देते हैं। ये ग्रीन कलर की लेज़र लगी हुई है, ये ब्लू कलर का जो कॉइल है असल में एक लैंप है, ऑप्टिकल लैंप है। अब लैंप को ऑन करेंगे तो लैंप के फोटॉन्स जो हैं वो अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब ये अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो ऑप्टिकल पंपिंग होगी, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, फिर स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, और स्टिमुलेटेड इमिशन की मदद से बहुत सारे जो फोटॉन्स हैं वो रूबी लेज़र से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने आपको एम्पलीफिकेशन नहीं बताई। अब एम्पलीफिकेशन शुरू होगी। अभी जो फोटॉन्स बाहर आएंगे ये हो सकता है कुछ बाहर निकल जाए, हो सकता है कुछ जाएं शीशे से टकराएं, रिफ्लेक्ट हो गए फिर वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबकी सैचुरेशन हो जाएगी तो ये अभी बाहर निकलना शुरू करेंगे। यहाँ पे जब सबका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सैचुरेशन बढ़ जाएगी, तो अभी सबके सब एक साथ जो है बाहर एमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इन्हीं फोटॉन में से कुछ फोटॉन्स जो हैं स्टिमुलेटेड इमिशन की अकरेंस में भी हेल्प करते हैं। ये फोटॉन जाता है ना, हो सकता है ये फोटॉन वही फोटॉन हो जो लेज़र वाला फोटॉन हो, तो ये जाके बड़ी हाई एनर्जी से टकराता है और ज़्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन बेहतर कर देता है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में ये लैंप के फोटॉन्स भी काम कर सकते हैं और एमिटेड फोटॉन्स भी काम कर सकते हैं। अब बेटा जब ये फोटॉन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रैवल करते हैं। अब इन्हें हम लेंस की मदद से एक पॉइंट पे कंसाइड कर देते हैं, और यहाँ से हमें जो चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है कि आपके सामने लेज़र, ठीक है जी। तो ये थी पूरी टेक्निक लेज़र की। अब कभी कभार ना NTS वगैरह में लेज़र की एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं, तो बेटा लेज़र की बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। लेज़र की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें सबसे पहले शामिल है मेटल कटिंग। मेटल आपने गाड़ियों की कटिंग में देखा होगा, उसमें एक लेज़र होती है वाटर जेट की तरह से एमिट हो रही होती है, मेटल कट करती है, तो सारे काम करता है। दूसरा होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होती है, 3D इमेजिंग होती है ना, बॉडी का स्कैन करते हैं पूरा, MRI इसमें होता है, इसमें यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो यूज़ होती है किसमें, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसमें नॉर्मली हम जो है इस लेज़र को यूज़ कर रहे होते हैं। अब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का जो हिस्सा है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर में हम नॉर्मली लेज़र को जो है यूज़ करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर असल में क्या होता है बेटा, एक ट्रांसपेरेंट सा वायर होता है जिसके अंदर 2 ग्लास पीसेस लगे होते हैं, 2 ट्रांसपेरेंट सरफेसेस लगी हुई होती हैं, एक आउटर होती है और उसके साथ एक इनर सरफेस लगी हुई होती है।
अब होता कुछ इस तरह से, यहाँ पे लगी होती है आपकी लेज़र, यही वाली लेज़र लगी हुई होती है, इसमें से लाइट एमिट आउट होती है। अब लेज़र जाती है, अब इन दोनों मटेरियल जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोर, अंदर वाले मटेरियल को, और बाहर वाले को हम लोग कहते हैं क्लैड। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रखा जाता है ज़्यादा, और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है कम। इसका मटेरियल ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो काम करवाना होता है वो काम कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉर्मली लाइट का टॉपिक है, नहीं कि मैंने बचा के रखा था कि यहाँ पढ़ा सकूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता ही है, लेट सपोज ये पानी की सरफेस है, ठीक है। लाइट वैसे एयर से पानी में जाती है, लेकिन हम लाइट को पानी से एयर में ला रहे हैं, यानी कि लाइट को हम डेंसर से रेयर मीडियम में ला रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही इस वक्त है जब लाइट यहाँ से ऊपर आती है बेटा, तो उसकी कुछ सरफेस बाहर निकल जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। लेकिन अगर हम लाइट को थोड़ा बेंड कर दें तो लाइट एक वक्त आता है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है और वापस आती है। ये जो वक्त होता है इसको हम कहते हैं कि इसने इस वक्त क्रिटिकल एंगल बना लिया है। क्या बना लिया है? क्रिटिकल एंगल बना लिया है यहाँ से। अगर अब आप जो हैं इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो लाइट सिर्फ जाती है और टकरा के वापस आ जाती है। इवन कि उसे बाहर जाना चाहिए, लेकिन अब वो एंगल पे इस तरह जा रही होती है कि वो गिरती है और टकरा के वापस आ जाती है। और इस वक्त जो लाइट का एंगल होता है बनने वाला वो ज़्यादा होता है किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो इस वक्त जो अकरेंस होती है या जो फिनोमेना होता है इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही काम यहाँ पर होता है। जब लेज़र को फायर करते हैं तो उसको क्रिटिकल से ज़्यादा भी फेंका जाता है इसके मटेरियल पे। अभी एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं सारे, हर मटेरियल क्रिटिकल एंगल। तो लेज़र जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। आजकल जो इंटरनेट आ रहे हैं पीडीसीएल वगैरह के या स्ट्रॉन्ग फाइबर के, उसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछा होता है ना, तो ये होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फ़ायदा ये होता है कि जब लेज़र टकराती है तो वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। रिफ्लेक्शन में ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है मटेरियल के अंदर, इसमें होती है लेकिन बहुत कम होती है। दूसरा, लॉसेस बहुत कम होते हैं और सारी एनर्जी तकरीबन इक्वली अमाउंट से जो है पास आउट हो जाती है और उसमें डिस्टर्बेंस बहुत कम आती है। तो ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस थी बेटा जो मैं बतानी थी लेज़र के हवाले से, जो मैंने यहाँ पे बताई। और इस तरह से लेज़र का टॉपिक जो है जी यहाँ पे पूरी तरीके से कंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें और यहाँ तक आते आते चैप्टर नंबर 18 की जो पूरी कहानी थी वो यहाँ पे आके एज इट इज हो जाती है बेटा। फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज और आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी निकालो। तो देखें, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E = h/nu, ठीक है जी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -34। फ्रीक्वेंसी है 100, मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 टाइम्स कम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6.62 एक्सपोनेंशियल -32। अगर ये एनर्जी है तो उसका यूनिट बन जाएगा जूल्स। आगे बात समझ में? तो आप इसे कॉपी करें। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। अब लीनियर मोमेंटम का तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, आए देखते हैं ज़रा। एंगुलर मोमेंटम का तो फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, NH/2π। इसको ओपन करें तो क्या बन जाएगा? mvr NH/2π। ये बन गया mv, बन गया लीनियर मोमेंटम, ठीक है। r तो पता ही नहीं है, सेकंड ऑर्बिट है। r का फॉर्मूला क्या था? n² × 0.53। बस मैं यहाँ पे 0.5 रख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल -3। सही है, एक n से एक n कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो बेटा ये बन जाएगा 0.5 बराबर होता है 1/2 के, तो ये बन जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल -3 और ये बन जाएगा 6.67 एक्सपोनेंशियल -34 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय पाई। अब देखिए मैं अपनी आसानी कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको पावर को कैंसिल कर दूँ तो यहाँ बन जाएगा -31। ये डिवाइड में तो कैंसिल होता ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? P = 6.67 एक्सपोनेंशियल -31 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, आप 3 ले लें। अच्छा, इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ करके खाली 6.6 ले लूँ तो मेरी आसानी हो जाएगी। मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मोमेंटम का जो आंसर वो करीब करीब आ जाएगा 2.2 एक्सपोनेंशियल -31 के। मोमेंटम का यूनिट होता है N/सेकेंड, ठीक है जी। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है एंड हो जाएगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल